नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच तेज हुई सियासत की, हाईकोर्ट के आदेश पर बीजेपी के मंत्री पर दर्ज एफआईआर की। देखेंगे हाईकोर्ट में कैसे राहुल गांधी से हारी बीजेपी, तुर्की और चीन के खिलाफ भारत ने उठाए क्या कदम, जानेंगे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कोर्ट में हुई सुनवाई को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे पर घिरी मोदी सरकार, कांग्रेस बोली अमेरिकी पापा ने वार रुकवा दी क्या। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब की जमीन से दोहराया भारत पाक सीज फायर में मध्यस्थता का दावा। पंजाब और हरियाणा में पानी विवाद को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ही सुनवाई। कोर्ट ने हरियाणा के साथ साथ केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, बीबीएमबी के चेयरमैन के बदले स्टैंड पर भी मांगा जवाब। भारी पड़ा पाकिस्तान से प्यार, तुर्की पर हो गई ट्रेड स्ट्राइक, उदयपुर में मार्वल तो पुणे में सेब का बायकॉट। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 182 अंकों की तेजी के साथ 81,330 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 88 अंकों के उछाल के साथ 24,666 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को सीज फायर हुआ, लेकिन तनातनी अभी भी बनी हुई है। भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आतंकी हमला हुआ तो उसे युद्ध माना जाएगा। तो पाकिस्तान सिंधु जल समझौते को लेकर तीखे बयान दे रहा है, और इस बीच 4 दिन तक चली लड़ाई को लेकर भारत में सियासत भी तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भी तनातनी कम नहीं हो रही है। दोनों ही देशों की तरफ से अब दूतावास कर्मचारियों को निकालने का काम शुरू हो गया है। पहले भारत ने पाकिस्तानी दूतावास के एक कर्मचारी को जासूसी के आरोप में निकाला, तो पाकिस्तान ने भी एक भारतीय राजनयिक को निकाल दिया। राजनयिकों को निकालने के अलावा दोनों ही देशों ने अपने अपने जवानों की भी अदला बदली की। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल को गलती से सीमा पार करने वाले बीएसएफ कांस्टेबल पूनम शॉ को फिरोजपुर सेक्टर से हिरासत में ले लिया था, जिन्हें अब रिहा कर दिया गया है। शॉ पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिशरा के रहने वाले हैं। उन्हें जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शॉ के बदले में भारत ने भी पाकिस्तान के एक रेंजर्स को रिहा कर दिया। इस बीच पाकिस्तान के साथ 4 दिन तक चली लड़ाई को लेकर सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और उन्हें इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी। वैसे इंडियन आर्मी पहले ही ये बता चुकी है कि उसने पाकिस्तान को कितनी करारी चोट दी थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरवेज तबाह किए थे, और अब भारत के दावे पर निजी कंपनी मैक्सार ने भी मोहर लगा दी है। उसने इन तबाह एयरवेज की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इसमें सरगोधा, नूर खान, भोलारी और सुकूर एयरवेज शामिल हैं। फोटोज में साफ देखा जा सकता है कि हमले के पहले और बाद में वहां जबरदस्त तबाही दिख रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन पाकिस्तान के तेवरों के चलते भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक वो आतंकियों की मदद देना बंद नहीं करेगा, उसके साथ ना तो बातचीत होगी, ना व्यापार होगा, और ना ही सिंधु जल समझौता बहाल होगा। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के तेवर बता रहे हैं कि वो सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने भारत से सिंधु जल समझौता बहाल करने की मांग की है, लेकिन कराची में आतंकी संगठनों ने बड़ी रैली निकालकर भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी की है। इस रैली में लश्कर ए तैयबा और अहले सुन्नत बल जमात शामिल थे। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठन घोषित हैं। रैली में शामिल आतंकी भारत को धमकी दे रहे थे, लेकिन भारत की कार्रवाई के डर से बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे छिपे हुए थे। लड़ाई थम गई है, लेकिन सियासत तेज है। सरकार से कई सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाबों की जगह बीजेपी नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो बेहद भड़काने वाले हैं। ऐसा ही एक बयान मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक और सरकार में मंत्री विजय शाह ने दिया, लेकिन शाह का बयान उन पर ही अब भारी पड़ गया है और एफआईआर दर्ज हो गई है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के बयान के बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान दिया था, उन्हें संकेतों में आतंकवादियों की बहन तक कह दिया था। इसके बाद से ही पूरे देश में बीजेपी नेता के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। अब इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने यह भी कहा है कि डीजीपी आज ही मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करे। तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने इसके लिए 4 घंटे का समय दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि विजय शाह के खिलाफ भारत की एकता, अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करे। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई करेंगे।
मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। कोर्ट ने राज्य के मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह से कहा कि एफआईआर में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए अब पुलिस ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बता दें कि विजय शाह का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था। उनके इस बयान के बाद देश भर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने एक्स पर लिखा कि ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो महिलाओं के प्रति अपमानजनक और अस्वीकार्य हैं। शाह के बयान के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शाह के आवास पर प्रदर्शन किया। विपक्ष लगातार बीजेपी से विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने भी मंत्री विजय शाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। जबलपुर हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीजेपी नेता की उस साजिश को फेल कर दिया जिसमें राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खारिज करने की कोशिश की जा रही थी। मामला राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा है, तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की बड़ी साजिश एक बार फिर से नाकाम साबित हुई है। बीजेपी नेता की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कांग्रेस सांसद के पक्ष में फैसला सुनाया है। कर्नाटक के बीजेपी नेता एस विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका लगाई थी कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं, इसलिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द की जाए। लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल 5 मई को ही इसी विवाद पर विघ्नेश शिशिर की याचिका को हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इस मामले में केंद्र सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन वो पूरी रिपोर्ट दायर करने में फेल हुई है। हम इस मामले को अनिश्चित काल के लिए नहीं टाल सकते। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी नेता ने नई याचिका लगाई थी और दावा किया था कि उनके पास कुछ नए सबूत हैं। उन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की, लेकिन कोर्ट ने बीजेपी नेता के दावों को देखा और साफ कर दिया कि जो सबूत दिए जा रहे हैं वो अपर्याप्त हैं। दरअसल अपनी याचिका में बीजेपी नेता ने ये मांग की थी कि जब तक याचिका पर कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना दे तब तक राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने एक भी दलील नहीं मानी। बता दें कि इससे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर ऐसी ही याचिका दायर की थी। उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी की पढ़ाई ब्रिटेन में हुई है और यहाँ उन्होंने खुद को ब्रिटेन का नागरिक बताया था, लेकिन स्वामी कोई सबूत पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट के फैसले से बीजेपी को करारा झटका लगा है, जो राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही थी, और अब राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी में है। वो 15 मई को बिहार पहुँच रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज हो गई है। बीजेपी की एक और साजिश फेल हो गई है, तो चीन और तुर्की की साजिश भी कामयाब होती नहीं दिख रही है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की लड़ाई में ये देश जो भारत के खिलाफ थे, और अब चीन ने तो और भी बड़ी हिमाकत कर दी, जिसका जवाब भारत ने दिया है। तो क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के इस दौर में चीन की हकीकत खुलकर सामने आ गई है। भारत के खिलाफ उसके दोहरे रवैये का भांडाफोड़ हो गया है और अब चीन ने एक और बड़ी हिमाकत की है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के कई शहरों के नाम बदलकर उन्हें चीनी नाम दिए हैं, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने देखा है कि चीन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों के नामकरण की अपनी फर्जी और बेतुकी कोशिशों में लगा हुआ है। अपने सैद्धांतिक रुख को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह की कोशिशों को साफ तौर पर खारिज करते हैं। चीन पहले से ही अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर अपना दावा करता रहा है। ऐसे में अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन के इस दुस्साहस पर 2 टूक शब्दों में कहा कि उसे ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। चीन के इस हथकंडे से ये सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अंग था, है और रहेगा। यही नहीं, भारत सरकार ने देश में चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ और सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के एक्स अकाउंट पर भी बैन लगा दिया है। इसके अलावा तुर्की के सरकारी चैनल TRT वर्ल्ड का भी ट्विटर अकाउंट भारत में होल्ड कर दिया गया। भारत सरकार की ये कार्रवाई ऐसे वक्त पर आई है जब देश में फेक न्यूज काफी ज्यादा फैलाई जा रही है। इन चैनलों के खिलाफ भी ये कार्रवाई देश विरोधी फर्जी खबरें फैलाने और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के आरोप में की गई है। दरअसल चीन और भारत में तो पहले से ही तनाव रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ संघर्ष के बीच तुर्की ने भी अपना रुख साफ कर दिया। उसने पाकिस्तान के साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता जताई है, जो भारत के लिए चिंताजनक है।
चीन और तुर्की के खिलाफ भारत ने डिजिटल स्ट्राइक की है। भारत ने अपना फैसला इन दोनों देशों को सुना दिया, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई हुई। तो क्या हुआ सुनवाई में, देखेंगे रिपोर्ट में। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को अगले सप्ताह के लिए टाल दिया गया। नए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने मामले में जल्द सुनवाई करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि समय की कमी के चलते ये सुनवाई नहीं हो सकती है। इसके बाद भूषण ने कहा कि अगले हफ्ते सुनवाई कर ली जाए, तो कोर्ट ने कहा देखते हैं। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले में फिलहाल सुनवाई संभव नहीं है, ये एक एकेडमिक मामला है, ऐसे में कोई अंतरिम आदेश हम नहीं देंगे। कोर्ट ने सरकार सहित सभी पक्षकारों को मामले में रिटर्न सबमिशन करने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानून के मुताबिक 3 सदस्यीय समिति में तीसरे सदस्य के चयन में बदलाव किया जाना चाहिए। 3 सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता द्वारा तीसरा सदस्य चुना जाना चाहिए। नए कानून के मुताबिक तीसरे सदस्य के तौर पर केंद्रीय मंत्री के होने से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं लाई जा सकती। ऐसे में अदालत इस पहलू की समीक्षा करे। मामले में जल्द सुनवाई की मांग लगातार हो रही है, लेकिन सुनवाई हो नहीं पा रही है और अब मामले में सुनवाई अगले सप्ताह होगी। अब इस मामले में अगले सप्ताह कोर्ट में सुनवाई होगी। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट को नए सीजेआई भी मिल गए। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को सीजेआई पद से रिटायर हुए थे। इसके बाद 14 मई को सुबह जस्टिस BR गवई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीजेआई पद की शपथ दिलाई। देखिए रिपोर्ट। जस्टिस BR गवई ने भारत के 52वें सीजेआई के तौर पर शपथ ले ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। गवई देश के दूसरे दलित और पहले बौद्ध सीजेआई हैं। उनके पहले सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 को खत्म हुआ था और सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस गवई का नाम सबसे ऊपर होने की वजह से उनकी ये नियुक्ति की गई है। उनका कार्यकाल 6 महीने का होगा, जो 23 नवंबर 2025 को समाप्त होगा। जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उन्होंने 1985 में कानूनी करियर शुरू किया और 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत की। 2003 में वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बने और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए। जस्टिस गवई कई बड़े फैसलों का हिस्सा रहे, जैसे नोटबंदी को सही ठहराना, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करना और अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन करना। हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कोई पद न लेने की भी बात कही। जस्टिस गवई का कहना है कि वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के कारण ही इस मुकाम पर हैं। गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत अगले सीजेआई बन सकते हैं। नए सीजेआई जस्टिस गवई बड़े मामलों पर फैसले सुनाएंगे। इसके साथ ही एक और मामला उनके सामने है, जस्टिस यशवंत वर्मा का, जिन पर लगे आरोपों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई जांच कमेटी ने सही पाया है और अब जस्टिस वर्मा पर FIR को लेकर सीजेआई गवई की बेंच बड़ा फैसला कर सकती है। देखिए रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहते हुए उनके घर पर बरामद की गई नकदी विवाद पर कोर्ट की इन हाउस जांच समिति ने आरोपों को सही पाया है। इसके बाद वकील मैथ्यू नेदुम्परा और 3 अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अब आपराधिक कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए। पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। इसके बाद पूर्व सीजेआई खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मामले की जानकारी दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सीजेआई BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो नियमित प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए आवेदन करें। कोर्ट ने साफ किया कि अब तत्काल सुनवाई के लिए मौखिक अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में ईमेल के जरिए आवेदन करना होगा। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इन हाउस जांच में जस्टिस वर्मा के खिलाफ नकदी बरामदगी के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं। उनका कहना है कि केवल आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई काफी नहीं है, बल्कि अब आपराधिक जांच शुरू होनी चाहिए। ये मामला न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर अब नियमित प्रक्रिया के तहत सुनवाई होगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। सेना की मुस्लिम अफसर सोफिया के ऊपर एक विवादास्पद टिप्पणी मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने की, जिसको लेकर के काफी हंगामा मच गया, क्योंकि उनकी टिप्पणी ही कुछ इस तरह की थी जिसमें धर्म को लेकर के बल्कि ये कहा गया कि वो आतंकवादियों की बहन है।
इस पर खासा हंगामा भी हो गया, जाहिर सी बातें होना भी था। उसको लेकर मंत्री जी ने एकदम 180 डिग्री की पलटी मार दी और उन्होंने अब अपने बयान से पूरी तरह से पलट गए। वो अपने बयान से उन्होंने कह दिया है कि मैंने अगर ऐसा कहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन इस पर हाई कोर्ट ने आज, जबलपुर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर के और इसके ऊपर उनके ऊपर FIR करने के तुरंत ही आदेश दिए हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि उन्हें ना तो अभी तक उनके मंत्री पद से हटाया गया और ना ही पार्टी की तरफ से उनको कोई भी ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। कह सकते हैं कि जिनके लिए जय जवान और जय किसान ना हो, सिर्फ हिंदू और मुसलमान हो, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।